हिसार कोर्ट की बात है। और उस टाइम जज साहब जिसकी कोर्ट में केस था वो जज बलजीत सिंह जी थे, और बलजीत सिंह की कोर्ट में केस था। 11 हमारे लोगों को, पहले चालान में 11 लोगों को समन किया हुआ था। अच्छा। अब सरकारी वकील भी चाहते थे तुरंत इन लोगों को हॉस्टाइल किया जाए, आरोपी भी चाहते थे तुरंत इन लोगों को हॉस्टाइल किया जाए। और जो बाहर कोर्ट के रूम के बाहर कम से कम 500 की संख्या में ये जो सफेद कपड़ों में जो गांव के लोग होते हैं, एक खास बिरादरी के, ये लोग इकट्ठा हो रखे थे, जो उन हमारे 11 गवाहों को लेके आए थे। अच्छा। हमारे 11 गवाहों को जो है आरोपी पक्ष के लोग लेके आए थे। अच्छा। डराकर, धमकाकर, लालच दे। रजत जी, आज का जो हमारा विषय रहेगा, दो रहेंगे, क्योंकि एक तो आप फाइटर रहे हैं और दूसरा जिस तरीके से आज माहौल है, और उस माहौल में कहीं ना कहीं जो बड़े से बड़ा लीडर है वो भी डरता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अब भी अपनी उसी बात पर कायम है जहां से आपने अपने जीवन का सफ़र स्टार्ट किया था। तो सफ़र से स्टार्ट करते हैं कि इतने जोखिम भरे प्रोफेशनल आपने चुना, ठीक प्रोफेशन चुन लिया, फिर उन दबंगों के बीच में उनसे सीधे फाइट करना, कभी डर नहीं लगा आपको? कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से ये जुनून आया? देखिए, मैं +2 की पढ़ाई तक बिल्कुल भी जाति से संबंधित मामलों से बिल्कुल भी परिचित नहीं था, और मेरे जो दोस्त थे वो भी सारे सवर्ण समाज से थे। लेकिन उसके बाद फिर मैं 5 ईयर कोर्स लॉ में एडमिशन लिया मैंने। जो आपकी +2 तक रही वो गांव के परिवेश में रही या बाहर? मेरी +2 तक की जो पढ़ाई रही वो हांसी में रही, शहरी परिवेश में रही। और मैंने PCSD स्कूल जो है हांसी में, वहाँ से मैट्रिकुलेशन किया था, और DN कॉलेज हिसार से मैंने +2 की थी। उस टाइम कॉलेजेस में +2 तक की पढ़ाई होती थी। उसके बाद वो पढ़ाई बंद हो गई, उसके बाद सीधा ग्रेजुएशन होना शुरू हो गया। तो यूनिवर्सिटी में गया। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद मैंने वहाँ पे छात्र राजनीति देखी। राजनीति देखने के बाद वहाँ पर पहली बार पता चला कि कास्टिज्म क्या होता है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हर कास्ट के अलग अलग गुट बने होते थे, उनके अपने अपने हित होते थे, अपनी अपनी मांगे होती थी। और यूनिवर्सिटी करते करते, लॉ की पढ़ाई करते करते, मैं हांसी कोर्ट में अपने फादर के पास एज ए जूनियर लॉ इंटर्न मैं उनके पास जाने लगा था। और मेरे फादर जो हैं वो सीनियर एडवोकेट थे हांसी में, और जो SC ST समुदाय है उनके जो केसेस होते थे, उनके जो समस्याएं होती थी, वो सारे के सारे उनके केसेस वगैरह लड़ने का काम करते थे। उनके छोटे मोटे जो काम होते थे उसमें उनको गाइडेंस देने का काम करते थे। और मैं उनके पास बैठे हुए देखता था कि बहुत सारे लोग जातिवाद से पीड़ित होकर आते हैं कि हमारी प्लॉट पे कब्जा कर लिया दबंगों ने, हमारे इसको जाति सूचक गालियां बकी, और इस तरह की जो समस्याएं लेकर आते थे। तो पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं करती। जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो आपके फादर साहब रहे हैं? हाँ, मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे फादर साहब रहे हैं, और फादर साहब की वजह से ही डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को पढ़ने का मौका मिला। और जब उनको पढ़ा तो पता चला कि सैकड़ों सालों से हमारे साथ जो है जाति जो 100 कार्ड बड़े लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, हमारे साथ भेदभाव करते आ रहे हैं। जानबूझकर हमें मुख्य धारा में नहीं आने दिया जा रहा था, हमें पढ़ाई लिखाई से वंचित करके रखा गया था। तो बड़ी मुश्किलें जो थी हमारे लिए पैदा की गई। तो मेरे फादर और डॉक्टर BR अम्बेडकर मेरे प्रेरणा स्रोत थे, जिस पोजीशन पे आज मैं हूँ, और इस लायक हुआ हूँ कि मैं अपने दबे कुचले समाज की लड़ाई लड़ने लायक हुआ हूँ। तो पहला आपका कौन सा ऐसा केस रहा जिसके जहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की, और कहाँ से आपको धमकियाँ मिलनी स्टार्ट हुई? यानी कि मिर्चपुर कांड से आप लाइमलाइट में आए, या इससे पहले भी आप चले हुए थे? हाँ, मिर्चपुर कांड से पहले मेरा खुद का केस था। हमारा कोई लैंड डिस्प्यूट था, और हमारे फादर ने किसी समय में कोई छोटा सा प्लॉट लेके रखा हुआ था, और हमारे प्लॉट पे भू माफिया जो थे उन लोगों ने कब्जा किया हुआ था, और सभी वो जाट कम्युनिटी से थे। पुलिस में भी थे उनमें से कुछ लोग।
और हम लोगों ने जब अपना उनको पेपर्स दिखाए कि ये हमारी जगह है, लेकिन उन्होंने कब्जा छोड़ने से इनकार कर दिया। इवन हमने बताया कि हम वकील हैं, बोला तुम्हारे जैसे वकील तो बहुत घूमते हैं। तो मुझे पता चला कि एससी कम्युनिटी का होना कितना बड़ा गुनाह है इस समाज में, कि आप वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, तो भी आपको दबाया जा रहा है, आपको वो इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है, नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उस मामले में हम पुलिस में गए, पुलिस ने भी उन लोगों को फेवर करने का काम किया, पुलिस ने भी उनकी मदद की, हमारी मदद नहीं की। और क्योंकि पुलिस ने मदद नहीं की तो फिर हमको कोर्ट में जाना पड़ा, उसके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। उन लोगों ने मुझे धमकियाँ दी और हमारा आते जाते पीछा किया, दहशत बनाने की कोशिश की, लेकिन इन सब से आगे बढ़ते हुए हमने अपनी लड़ाई जारी रखी और अल्टीमेटली जो हमारी ज़मीन थी वो ज़मीन हमने हासिल की। और हमारे साथ साथ कम से कम 100 लोग ऐसे थे जिनकी ज़मीनों पर उन्होंने कब्जे किए हुए थे, उन सब बाकी उन लोगों को भी हमने उनकी ज़मीन पे पोजीशन दिलाने का काम किया। ऑल ऑफ दोज पर्सन्स वर फ्रॉम एससी कम्युनिटी। तो मिर्चपुर कांड जब हुआ तो वहां पर आपकी निगाहें गई या आपको स्पेशल चुना गया, वो केस कैसे आपके हाथों लगा थे? देखिए, मिर्चपुर कांड जब हुआ था तो मिर्चपुर कांड के समय मैं, उस समय वकील तो काफी थे जी, मिर्चपुर कांड के समय मैं हांसी कोर्ट में था और हांसी कोर्ट में मैंने सुना कि गांव मिर्चपुर में अनुसूचित जाति की बस्ती को है ना जाट कम्युनिटी की भीड़ द्वारा जला दिया गया है। और लगातार अखबारों में मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो मन को बड़ी व्यथा होती थी कि भाई किस तरह से आज के युग में इस तरह से कैसे कर सकते हैं कि कुत्ते के भौंकने को लेकर आप बस्ती को जला सकते हैं, 2 लोगों को जिंदा जला सकते हैं। मन बड़ा परेशान तो मैं लगातार उसकी अपडेट्स लेता रहता था और फिर मैंने देखा कि एक बार कोर्ट में कुछ लोगों को पुलिस अरेस्ट करके लेके आई थी मिर्चपुर केस में और मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया था। और मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया तो इतने हीनियस क्राइम के केस में जिसमें 2 लोग जिंदा जला दिए थे, 50 से अधिक घर जला दिए थे, लोगों को मारा पीटा था, हाथ पैर तोड़ दिए थे, लूटपाट हुई थी, इस केस में पुलिस रिमांड जो है वो नहीं मांग रही थी। अच्छा, इतना बड़ा क्राइम और फिर वो आरोपियों का पुलिस रिमांड नहीं मांग रही थी। पुलिस को रिमांड मांगना चाहिए था। बहुत सारे एविडेंस पुलिस को आरोपियों की निशानदेही पर कलेक्ट करने होते हैं, किस व्हीकल में वो आए थे, किन हथियारों का इस्तेमाल किया, किन किन घरों को उन्होंने जलाया, इसके लिए कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत होती है। लेकिन पुलिस जो है उस समय खुलकर आरोपियों की मदद करने का काम करती है, मामला दब जाए किसी न किसी तरीके। तो मैंने वहां पे उसी टाइम में मुझसे ये सारी की सारी चीजें नहीं देखी गई और मैंने कोर्ट में खड़ा होके मैंने कोर्ट को कहा, मैं योर ऑनर इस मामले में इनका पुलिस रिमांड होना चाहिए, इनसे जो है वेपन्स की रिकवरी होनी चाहिए, जिन चीज़ों से इन्होंने बस्ती जलाई है उन चीज़ों की रिकवरी होनी चाहिए, बाकी अक्यूज्ड गिरफ्तार क्यों नहीं हुए उन चीज़ों की इनसे पूछताछ होनी चाहिए कि बाकी अक्यूज कहाँ छुपे हुए हैं, और बहुत से मसले हैं जो इनसे पूछने चाहिए ड्यूरिंग कस्टोडियल इंटेरोगेशन। तो जज साहब ने कहा कि आप वकालतनामा दिखाओ मुझे, आप किसकी तरफ से अपीयर हो रहे हो? स्टेट की तरफ से तो सरकारी वकील हैं, अब सरकारी वकील भी उनकी भाषा बोल रहे थे। तो मैंने कहा सर मैंने वकालतनामा मंगाया हुआ है और वो आ जाएगा, बोला जब आ जाएगा तब बोलना है, बात करना है। और कोर्ट ने कहा देखो वकील साहब सेटल्ड लॉ है, जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हमसे पुलिस रिमांड नहीं मांगेगी आपके कहने से हम नहीं दे सकते, चाहे आपका वकालतनामा हो। तो ये जानने के बाद कि वकालतनामा में कितनी पावर होती है, फिर मैंने जो विक्टिम्स थे उनको अप्रोच किया। वो लोग हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए थे, गांव में से गांव छोड़कर आ गए थे क्योंकि गांव में बहुत बुरे हालात थे, तब भी उन पर दबाव बनाया जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी। तो मैं उनके बीच में जाके बैठा और मैंने उनको बताया कि मैं हांसी कोर्ट से हूँ, आप ही की कम्युनिटी से हूँ, मैंने इस मामले में पुलिस की कार्यवाही देखी है, पुलिस इस मामले में आपके केस को कमजोर करने का काम कर रही है, केस को खराब करने का काम कर रही है। अगर आपने तुरंत कोई वकील खड़ा नहीं किया तो इसमें आपके केस को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और मैं बीइंग एडवोकेट आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ फीस नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि आप लोगों के साथ न्याय। तो उस समय उनके पास कुछ समाज के ठेकेदार भी बैठे हुए थे
जिनका अल्टीमेट मोटिव ये था कि किसी भी तरह से इस केस में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, सरकार उनको कुछ ना कुछ कृपा दृष्टि उनके ऊपर डाल दे कॉम्प्रोमाइज कराने के एवज में। लेकिन मैंने उनको लगातार उनको मोटिवेट किया और उन्होंने मुझ पे विश्वास किया, उन्होंने मुझे वकालतनामा साइन करके दिया। वहां से मैंने उस केस में पैरवी शुरू की। तो पैरवी शुरुआत करने के बाद कहीं ना कहीं उन दबंगों द्वारा आपको मारने की धमकी या दूसरे तरह के जो दबाव है कहीं ना कहीं शुरू कर दिए होंगे, और आप उसमें नए नए वकील थे, तो वो दबाव किस तरीके से सहन कर पाए आप? देखिए, शुरू में जब मैं एज एन एडवोकेट अपीयर हुआ तो उनको लगा कि ये लड़का क्या करेगा, इस जैसे 36 वकील आते हैं, सरकार हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, पूरी खापे हमारे साथ हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, वो लोग दे पीपल वर वेरी मच ओवर कॉन्फिडेंट। और हमने इस कोर्ट में जब पहला चालान आया तो हिसार कोर्ट की बात है, और उस टाइम जज साहब जिसकी कोर्ट में केस था वो जज बलजीत सिंह जी थे, और बलजीत सिंह की कोर्ट में केस था। 11 हमारे लोगों को पहले चालान में 11 लोगों को समन किया हुआ था। अच्छा। अब सरकारी वकील भी चाहते थे तुरंत इन लोगों को हॉस्टाइल किया जाए, आरोपी भी चाहते थे तुरंत इन लोगों को हॉस्टाइल किया जाए। और जो बाहर कोर्ट के रूम के बाहर कम से कम 500 की संख्या में ये जो सफेद कपड़ों में जो गांव के लोग होते हैं, एक खास बिरादरी के, ये लोग इकट्ठा हो रखे थे, जो उन हमारे 11 गवाहों को लेके आए थे। अच्छा। हमारे 11 गवाहों को जो है आरोपी पक्ष के लोग लेके आए थे। अच्छा। डराकर, धमकाकर, लालच देकर। और जब मैंने उन 11 गवाहों से बातचीत करनी शुरू की, मैंने कहा कि आज आपकी कोर्ट में गवाही है और इस तरह से हम लोगों को गवाहियां देनी है, तो वो 8-10 लोग मेरे पास आए और बोला भाई हमारा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गया? ऐसे थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होता है, मर्डर का केस है ये। तो उन लोगों को लगा कि ये वकील से हमारा काम बिगाड़ेगा, बना बनाया कॉम्प्रोमाइज बिगाड़ेगा। उन लोगों ने मेरे साथ वहीं कोर्ट रूम के बाहर हाथापाई शुरू कर दी, मेरे गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया कि जो तुमको कहा था वैसा ही करना है। ठीक है, मैं भाग के कोर्ट में गया, कोर्ट को जज साहब को बताया कि जिस तरह से मैं इस केस में कंप्लेनेंट की तरफ से वकील हूँ, मेरे विटनेसेस को बाहर थ्रेट किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मेरे साथ मारपीट करने पे उतारूंगा, मेरे साथ हाथापाई कर रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि वकील साहब गवाह मेरे को आके बोलेंगे कि हमारे को धमकाया जा रहा है तो मैं मानूंगा आपकी बात। रही बात आपके साथ हाथापाई की, तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर दो। अब पुलिस कौन है? उन्हीं के साथ पुलिस थी। तो मेरे देखते ही देखते हमारे 11 विटनेसेस को हॉस्टाइल करा दिया गया। हॉस्टाइल का मतलब उनसे आरोपियों के हक में गवाही दिला दी गई। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो सरकारी वकील होते हैं, सरकारी वकील का काम विक्टिम्स की पैरवी करना होता है, पीड़ितों की पैरवी करना होता है। जितने भी सरकारी वकील थे हिसार कोर्ट के उस टाइम, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जितने भी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज थे, वो सारे के सारे आरोपियों के वकील के साथ खड़े थे और उस केस को कमजोर आपस में कर रहे थे कि किस तरह से बयान कराए जाएं कि हमारे आरोपी बरी हो जाए। यानी कि सरकार भी नहीं चाह रही थी इस मामले को किसी तरीके से रफा दफा। सरकार का तो साइलेंट डायरेक्शंस थी। तो वो हियरिंग खत्म होने के बाद जज साहब ने मुझे बुलाया, बोला रजत ऐसा है, इस केस को जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि आपको भी थ्रेट है, आपके विटनेसेस को भी थ्रेट है, ये केस ऐसे चलता रहा तो केस में कुछ नहीं रहेगा। आप चाहो तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में जाके ट्रांसफर करा सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ट्रांसफर कराया। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन दी। पिटीशन में मैंने अपना एफिडेविट लगाया, मैंने बताया कि मेरे साथ हाथापाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई कराया उस एफिडेविट को हिसार के सेशन जज से। सेशन जज ने वेरीफाई किया, हाँ वकील साहब आए थे, डरे हुए थे और इनके साथ इस तरह हुआ है। उस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने मिर्चपुर केस को यहाँ से ट्रांसफर करके दिल्ली ट्रांसफर किया। हालांकि सरकार ये चाहती थी कि केस चंडीगढ़ ट्रांसफर हो जाए। अच्छा। लेकिन हमने कहा कि चंडीगढ़ भी सारी सरकारी बैठी है, एक ही बात है वहाँ। हाँ, सारी की सारी। तो हमने दिल्ली ट्रांसफर कराया, दिल्ली में फिर ये केस का ट्रायल शुरू। तो मिर्चपुर कांड की यानी एक बड़ी आपकी सफलता थी, जो आरोपी थे वो अंदर चले गए। उसके